सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय, इसके पड़ोसी देश और इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत का मैप है। भारत के जब अक्षांश देशांतर की क्लास ऑनलाइन पढ़ाई थी तो उसमें भारत की स्थिति के बारे में बताया गया था कि भारत कहाँ पे है, किस गोलार्ध में पड़ता है, अक्षांश से रेखाओं के हिसाब से इसकी स्थिति क्या आती है, देशांतर रेखाओं की इसके हिसाब से इसकी स्थिति क्या आती है। यहाँ पे एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। भारत की पहले स्थिति के बारे में बात किया जाए, इसकी एग्जैक्ट स्थिति पड़ती कहाँ पे है। ये देखिए, ये ग्लोब, ये बीच वाली रेखा बताई गई थी। कौन सी रेखा बताई गई थी? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश है। इसके जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये कर्क रेखा जा रही है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये है कर्क रेखा, और जो है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पे, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पे ये है मकर रेखा, कर्क मकर। ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई और ये है मकर रेखा, मकर रेखा। इसकी स्थिति बताई गई थी ग्लोब में। ग्लोब में अगर बात किया जाएगा अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से बात करेंगे तो ये आएगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कहाँ पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध आप बताएंगे। लेकिन अगर ये बात किया जाए देशांतर रेखाओं के हिसाब से, देशांतर लाइन को देखते हुए भारत की स्थिति कहाँ पे आती है? पूर्वी गोलार्ध। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको जीएमटी रेखा कहते हैं। ये है पूर्वी गोलार्ध में। तो इसकी एग्जैक्ट स्थिति है ग्लोब पे, या कह सकते हैं मानचित्र पे। आप बताएंगे कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे बताएंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी एग्जैक्ट स्थिति आ रही है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर ये कहा जाए कि जो है भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहाँ आती है? एशिया महाद्वीप में है, ये आता है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। मानचित्र में और ग्लोब पे इसकी स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, लेकिन एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिणी हिस्से में या दक्षिणी भाग में आती है, इसकी स्थिति आती है। चलिए, अब भारत के जो है इसका क्षेत्रफल, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले बात किया जाए, ये भारत का एक बहुत ही शानदार मैप है। इसमें बात कर लेते हैं पहले एग्जैक्ट भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कितनी है, यानी कितने डिग्री अक्षांश पे आता है और कितने डिग्री देशांतर पे इसकी एग्जैक्ट स्थिति मिलती है। तो बात करते हैं इसकी एग्जैक्ट जो स्थिति आती है अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। यहाँ पे बात किया जाए अक्षांश रेखाओं के हिसाब से इसकी स्थिति कितने डिग्री आती है, तो आप क्या बताएंगे? 8 डिग्री। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से कितने डिग्री चली जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से ये जाएगी 37 डिग्री जो है 6 मिनट। ये इसकी अक्षांशीय स्थिति हो गई। लेकिन अगर इसके देशांतर की स्थिति की बात की जाए, इसके देशांतर की स्थिति की बात की जाए तो ये कहाँ पड़ेगा? ये देखिए, एग्जैक्ट देशांतर रेखाएं जा रही है, लाइन जा रही है। एग्जैक्ट जो है ये देशांतर लाइन है। ठीक है, इसको थोड़ा और सही करते हैं। ये तो ये है कितने डिग्री बताई गई थी? ये बताई गई थी 68 डिग्री। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से, 7 मिनट से कितना बताई गई थी? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना बताई गई थी? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये इसकी क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। यानी अक्षांश स्थिति की बात की जाएगी तो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना जाएंगे? 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतर में बात किया जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर लेकिन ये कहा जाए कि दोनों के बीच में भारत की कौन सी मानक रेखा है, भारत की मानक रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 82.5 डिग्री जो है देशांतर लाइन को बताया गया था। अक्षांश देशांतर में भी इस चीज को क्लियर किया था। ठीक है, जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, वैसे जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से जाती है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि जो है कर्क रेखा और 82.5 डिग्री लाइन एक दूसरे को काटती कहाँ पे, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में स्पर्श करती है, काट देती है, छत्तीसगढ़। चलिए, लेकिन अगर बात करें अगले यहाँ के कुछ सामान्य परिचय की अगर बात किया जाए, सामान्य परिचय में जैसे सबसे पहले देखते हैं इसके जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें। इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए, कितनी लंबाई है इसकी, चौड़ाई कितनी मिलती है, कितनी किलोमीटर लंबा है भारत की लंबाई। तो भारत की लंबाई की अगर बात किया जाएगा तो आप बताएंगे 2933, यानी कि 3214 किलोमीटर। कितना? 3214
किलोमीटर इसकी क्या मिलती है, इसकी लंबाई मिलती है उत्तर से जो है दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। अगर ये बात किया जाए इसकी जो है, अगर ये कहें कि चौड़ाई की बात करें पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कितनी मिलती है, 2000 कितनी बताएंगे, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी ये है पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना बताएंगे, 3214 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई मिलती है। अब अगर ये कहा जाता है, क्वेश्चन बने कि जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कौन सा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे है, तो आप बताएंगे इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। ये पड़ता कहाँ पे है इंदिरा कॉल, ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख में। कहाँ पे है इंदिरा कॉल, ये है लेह लद्दाख में, लद्दाख में है लद्दाख। अगर ये कहा जाए कि भारत का मुख्य भूमिका कौन सा, भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी। इसे आप बताएंगे कन्याकुमारी। यहाँ तमिलनाडु में बना देते हैं, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो केप कैमोरिन के नाम से पहले जानते थे, केप कैमोरिन। ठीक है, तो ये मुख्य भूमिका सबसे क्या है, दक्षिणी बिंदु है। अगर ये बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए या कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, अगर मुख्य भूमि की बात करता है तो आप कन्याकुमारी बताएंगे, तमिलनाडु में केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। अगर भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा पेपर में, तो आप क्या बताएंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा बताएंगे आप, ग्रेट निकोबार में कौन सा मिलता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये है ग्रेट निकोबार। ये है कहाँ पर, ग्रेट निकोबार, ये पड़ता है अंडमान निकोबार का है ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु बताएंगे कन्याकुमारी, इसको केप कैमोरिन के नाम से जानते थे। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यह इंदिरा पॉइंट है, यह है ग्रेट निकोबार में। अब अगर बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये कौन सा है, यहाँ पे गुजरात में। गुजरात में क्या नाम बताएंगे इसका, गौर माता, या इसी को गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। ये है गुजरात में। कहाँ पड़ता है ये है गुजरात में, ये ऑप्शन। अगर ये कहा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। कौन सा है, कीबीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो भारत के चारों हिस्से कंप्लीट हो गए। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में है, इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, जिस प्रकार कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के नाम से। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, गौर माता या गुहार मोती, गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, कीबीथू है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर ये बात किया जाए, इसमें ये पूछे कि जो है पेपर में क्वेश्चन बना है, क्या बना है कि जो है भारत का सबसे, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए उत्तरी राज्य, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, केंद्र शासित की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा, ये होगा हिमाचल प्रदेश ये सबसे उत्तरी राज्य है। सबसे दक्षिणी राज्य की बात की जाएगी तो कौन सा होगा, ये तमिलनाडु है। ठीक है, सबसे पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, गुजरात है, और पूर्वी कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब अगर यहाँ पे बात करें आगे इसमें, तो देख लेते हैं, पहले कुछ श्रेणियों का क्रम देखते हैं। नहीं, पहले इसके परिचय में देखा जाए कि स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर ये कहा जाए कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी मिलती है, ये जो गुजरात से लगा करके पूरी स्थलीय सीमा है, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश तक की, तो कुल स्थलीय सीमा यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी मिलती है, लगभग मिलती है 15,200 किलोमीटर। क्या बताएंगे, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अब अगर ये क्वेश्चन बने कि इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल आप बताएं, तो क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं,
इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है पूरे विश्व के हिसाब से कितना किलोमीटर एरिया तय करता है या कितना परसेंट एरिया तय करता है? 2.4%। कितना परसेंट ये पूरे विश्व में इसका हिस्सा आता है? 2.4% आता है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ये अगर कहा जाए कि भारत की स्थिति किस जो है कटिबंध में पड़ती है, किस कटिबंध में भारत की स्थिति, तो आप बताएंगे उष्ण और शीतोष्ण, ये दोनों कटिबंध में आता है। ठीक है, भारत की एग्जैक्ट स्थिति है। ये कहा जाए कि भारत की आप तट रेखा की लंबाई बताइए। ये जो तट रेखा है, ये तट रेखा है, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई आप क्या बताएंगे? 6100 किलोमीटर। कितनी मिलती है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई लगभग है 6100 किलोमीटर है। ठीक है, यही अगर द्वीपों सहित कह दिया जाए, द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई आप बताएं तो आप क्या बताएंगे? कितनी मिलेगी द्वीपों सहित? यहाँ पे लिख दिया जाए द्वीपों सहित जो है तट रेखा की लंबाई तो कितनी मिलती है? 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये द्वीपों सहित हो जाएगी। एग्जैक्ट। अब ये कहे कि भारत जो है जानते हैं क्षेत्रफल में विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत के ऊपर की श्रेणियों की। कौन कौन सी यहाँ पे श्रेणियां मिलती हैं? सबसे सीरियल से देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली श्रेणी, सबसे ऊपर यहाँ पे श्रेणी की बात की जाए, ये देखते हैं। सबसे ऊपर हिमालय की है काराकोरम। कौन सी श्रेणी है? ये जा रही है काराकोरम श्रेणी। ये है काराकोरम रेंज है, काराकोरम के बाद कौन सी आती है? ये है लद्दाख। हम लोग सिर्फ परिचय पढ़ रहे हैं तो ये देखेंगे लद्दाख। काराकोरम के बाद ये है लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सी श्रेणी आती है? ये है जास्कर। कौन सी श्रेणी है? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर एक कौन सी पड़ती है यहाँ पे बताएंगे? पीर पंजाल के बाद कौन सी श्रेणी आती है? ये है धौलाधर। कौन सी है? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर के बाद ये सबसे लास्ट में पड़ती है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक। धौलाधर, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये जो है हिमालय की श्रेणियों का क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। इनका आप क्रम याद रखेंगे। काराकोरम श्रेणी पे ही जो है, काराकोरम श्रेणी पे ही क्या मिलता है? यानी कि भारत का जो सबसे उच्चतम शिखर है कौन सा है? K2 है, या इसी को कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये सबसे क्या है? ये सबसे हाईएस्ट पीक है, चोटी है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पे। इसी श्रेणी पे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, हिस्पार जैसे ग्लेशियर मिलते हैं। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो कौन सी है? राकापोशी। ये आप याद रखेंगे। इसी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी क्या करती है? इंडस या सिंधु नदी ये जो है भारत में प्रवेश करती है दामचौक स्थान से, और ये लद्दाख से होते हुए आ जाती है कहाँ पे? अरब सागर में ये गिर जाती है। अब इसके बाद अगर ये बात किया जाए, ये बात करें कि ऊपर से एक बार नदियों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले बताई गई थी सिंधु नदी। कौन सी जाती है? सिंधु नदी। सिंधु के बाद अगली नदी आती है झेलम नदी। इसके बाद है चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब। फिर अगली नदी है रावी नदी, फिर यह है व्यास के बाद लास्ट में आती सतलज नदी। तो इन नदियों का भी क्रम याद रखेंगे। जैसे इन श्रेणियों का क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, उसी प्रकार ये नदियों का क्रम है सीधे चराब, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसको आप क्रम से याद रखेंगे। अब अगर ये इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। थोड़ा देख लिया जाए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्थलीय सीमा वगैरह की लंबाई देख ली है। भारत के पड़ोसी देश देखे जाए। भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कौन सी है? वो है बचपन में MBA किया। क्या किया? बचपन में MBA किया। इधर देख लेते हैं, बचपन में क्या किया? MBA किया। ठीक है, ये पड़ोसी देशों की एक ट्रिक है, कभी आप भूलेंगे नहीं इससे।
सबसे बड़ा देश कौन सा है? बा से हो गया बांग्लादेश, चा से मतलब चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बा से भूटान, ए से कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है। अब लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे बांग्लादेश है, इसके साथ भारत की जो है किन किन राज्यों की सीमा लगती है? सबसे पहला जैसे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कौन से राज्य हैं? सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, लगभग जो है 4096 किलोमीटर ये बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ सीमा साझा करने वाले में कौन कौन से राज्य आएंगे? राज्यों की अगर बात किया जाए तो राज्य में सबसे पहला कौन सा है? असम, याद रखेंगे असम। असम के बाद दूसरा हो जाएगा मेघालय, फिर तीसरा है मिजोरम, कौन सा आएगा? मिजोरम। फिर अगला कौन सा है? त्रिपुरा, कौन सा है? त्रिपुरा के बाद अंतिम कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये इतने राज्य जो है इसके साथ बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। अब अगर दूसरा बात किया जाए, यहाँ पे दूसरा जो है सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? लगती है चीन के साथ। दूसरी सबसे बड़ी सीमा लगती है चीन के साथ। ठीक है। अब कहा जाए चीन के साथ कौन कौन से जो है ये जो है राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं? तो चीन की स्थिति इधर है, पूर्व की ओर है। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये है लद्दाख की सीमा लगती है। लद्दाख के बाद आएंगे, लद्दाख के नीचे कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल के बाद अगला आता है कौन सा है? उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद अगला सीमा साझा करता है कौन सा? उत्तराखंड, ये है सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम के बाद है किसकी सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की ये सीमा लगती है। ठीक है, चीन के साथ। अब अगर ये कहा जाए कि जो है इसके बाद अगला जो देश आता है पा से हो गया पाकिस्तान, कौन सा हो गया? तीसरा पा से कौन सा देश है? ये है पाकिस्तान की सीमा। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं? वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला आता है इसमें, इधर ये पाकिस्तान की स्थिति है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये भी टच होता है लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। फिर आएंगे पंजाब, कौन सा राज्य है? पंजाब के बाद है राजस्थान के बाद लास्ट में है गुजरात। तो पाकिस्तान की साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? पंजाब की। और सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला है राजस्थान, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे बात किया जाए, चौथे नंबर पे पा के बाद आ गया चौथा है नेपाल, कौन सा है? नेपाल। तो नेपाल की स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, मैप में दिखाई पड़ रही है, ये नेपाल की एग्जैक्ट स्थिति है ये। ठीक है, मैंने बना दिया है नेपाल को। नेपाल से सबसे पहला लगता है कौन सा? ऊपर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे सिक्किम। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वालों में सबसे पहला कौन सा आएगा? नेपाल के साथ सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देते हैं इसको, उत्तर प्रदेश के बाद मैंने बताया है कौन सा है राज्य जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश की है बिहार हो गया। बिहार के बाद है अगला वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर अगला है लास्ट में सिक्किम, कौन सा है? सिक्किम। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है। अब अगर ये कहा जाए इसके बाद नेपाल के बाद अगला आता है म्यांमार, कौन सा है? म्यांमार की स्थिति कहाँ पे है? ठीक है, मैप में कहाँ पे देखेंगे? ये देखिए दिखाई पड़ रहा है म्यांमार यहाँ पे है। तो भारत के पूर्वोत्तर जितने 4 राज्य हैं ये म्यांमार से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद बात करेंगे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अगर ये कहा जाए म्यांमार के साथ सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। तो 5वें नंबर पे आता है कौन सा? म्यांमार। 5वें नंबर पे है म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा आप बताएंगे? सबसे पहला आप बताएंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल के बाद नीचे है नागालैंड, कौन सा है? नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद है
मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद है लास्ट में मिजोरम, मिजोरम। इतने जो है 4 राज्य लगते हैं म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे बड़ी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। म्यांमार के बाद अगला है भूटान, म्यांमार के बाद अगला आता है भूटान। तो भूटान के साथ सीमा साझा कौन कौन करता है? ये स्थिति भूटान की है, यहाँ पे बना देते हैं भूटान। सबसे पहला राज्य लगता है सिक्किम, सिक्किम लग रहा है इधर भूटान के साथ। थोड़ी सीमा वेस्ट बंगाल की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, थोड़ा जो है असम ये टच करता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ 4 जो है राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पहले सिक्किम, सिक्किम के बाद ये है पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इतना याद रखेंगे। अब इसके बाद भूटान के बाद सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान। ए का मतलब क्या है? अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पे टच होती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। छठे नंबर पे अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। इसकी जो है लंबाई कितनी? मात्र 106 किलोमीटर के आसपास। ये लद्दाख से टच होता है। कहाँ से सीमा बनाता है? लद्दाख से सीमा साझा करता है। तो बचपन में MBA किया, सबसे जबरदस्त ट्रिक है ये, आप याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। नंबर 1 ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल साझा करते हैं ये राज्य हैं। चीन के साथ कौन कौन से राज्य हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिर नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। फिर म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद मैंने भूटान के साथ बताया है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है किसकी? 106 किलोमीटर सबसे छोटी सीमा लगती है, वो भी किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ लगती है। अब यहीं से अगर एक क्वेश्चन बने कि भारत के निकटतम 2 जलीय पड़ोसी देश बताइए, तो आप क्या बताएंगे? निकटतम 2 जलीय पड़ोसी देशों में कौन कौन आ जाएगा? एक तो आ जाएगा श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका है। इसके बाद एक है यहाँ पे मालदीव। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है मालदीव का। किसका है? मालदीव का, ठीक है। तो भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश कौन से हो गए? एक तो कन्याकुमारी, दूसरा है मालदीव। ये चीज आप याद रखेंगे। अगर ये कहा जाए कि भारत के साथ सिर्फ स्थलीय सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है? सिर्फ स्थल से जुड़ते हैं, तो उसमें आ जाएगा स्थल से जुड़ने वालों में एक तो नेपाल है, दूसरा आएगा कौन सा? भूटान हो गया, भूटान, नेपाल, भूटान, और तीसरा हो गया चीन। ये सिर्फ स्थलीय सीमा के साथ जो भारत के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर ये बात किया जाए कि स्थलीय और जलीय सीमा के साथ भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो एक तो बांग्लादेश हो गया, ये देखिए नीचे बंगाल की खाड़ी से टच हो रहा है बांग्लादेश। दूसरा हो गया इधर पाकिस्तान, देखिए ये सीमा लग रही है अरब सागर की पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ ये म्यांमार भी हो गया। म्यांमार के एरिया भी जो है जलीय और स्थलीय दोनों जगह से सीमा साझा करता है ये। बाकी 2 जलीय पड़ोसी देश मैंने बता ही दिए हैं, एक तो श्रीलंका है, दूसरा है मालदीव। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। लेकिन अब ये तो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, सबसे अधिक पेपर में बांग्लादेश से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ये कहा जाए कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय कई सारी लाइनों को खींचा गया था, ठीक है। इन देशों के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। तो देख लेते हैं कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन सी वो लाइन है। सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहले बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है, ये आप लोगों ने सुना होगा, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। ये किसके किसके साथ लगती है? ये लगती है भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान। कभी कभी ये जो है पाकिस्तान ये भी पूछता है, और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी आप बताएंगे ये रेड क्लिफ लाइन ये अलग करती है बांग्लादेश, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश को पहले जो है ये 1971 के पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अब जो है 1971 में नाम बदल के बांग्लादेश कर दिया गया है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आते हैं डूरंड लाइन। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। ये किसके किसके साथ लगती है? तो आप ये जो जब खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और किसके बीच में है? पाकिस्तान और ये पड़ती है जो है अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में पड़ जाती है। चलिए अब अगर ये पूछा जाए अगली लाइन कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी है मैकमोहन लाइन। कौन सी रेखा है? मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। ये किसके बीच है? मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये पड़ती है भारत और चीन के बीच। किसके बीच पड़ती है? ये भारत और चीन के साथ
ये सीमा साझा करती है भारत और चीन के बीच में, ठीक है। इसके बाद मैक मोहन लाइन के बाद अगली रेखा आती है कौन सी, चौथी नंबर पे सर क्रीक लाइन, सर क्रीक रेखा, सर क्रीक लाइन। ये कहाँ पड़ती है, ये गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण के पास, ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच में है। गुजरात और किसके साथ, ये पाकिस्तान के साथ ये लगती है, पाकिस्तान, गुजरात और पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन सी लाइन है, सर क्रीक। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पाक जल डमरू मध्य, कौन से, पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि, जल संधि ये किसके किसके बीच पड़ती है, तो आप बताएंगे पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के साथ, ठीक है, भारत और जो है ये श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, श्रीलंका। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण ये लाइनें हैं। सबसे पहले रेड क्लिप बताई गई भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी। इसके बाद डूरन लाइन, डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। मैक मोहन लाइन भारत और चीन के बीच लगती है। सर क्रीक गुजरात और पाकिस्तान। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका। इन सभी लाइन को एक बार हम लोग मैप में भी देख सकते हैं, मैप में भी इसको क्या करें, देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहली रेखा बताई गई मैक मोहन लाइन, ये खींची गई है भारत और चीन के बीच में। इसके बाद रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। पाक जल संधि यहाँ पे दिखाई पड़ती है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के साथ। सर क्रीक लाइन देखिए ये दिखाई पड़ रही है गुजरात और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक लाइन। डूरन रेखा ऊपर से टच करती थी, पहले ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान में ये रेखा बनाई गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये सारा जो है इन रेखाओं के बारे में है। अब अगर बात कर लेते हैं थोड़ा तट रेखा के बारे में, तट रेखा के बारे में बात कर लिया जाए। इसकी लंबाई मैंने बताई है, कितनी बताई है, 6100 किलोमीटर बताई गई है। अगले स्लाइड पे बना देते हैं तट रेखा की लंबाई, यहाँ पे देख लिया जाए। तट रेखा को बनाया जाए पहले, फिर उसमें सारी चीजें डिस्कस किया जाए। तट रेखा देखते हैं, ये बनाया मैंने, जैसे भारत की एक तट रेखा हो गई। इसकी लंबाई मैंने बताया था, कितनी बताई थी, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की तट रेखा हो गई। लेकिन अगर ये द्वीपों सहित मिला लिया जाए, द्वीपों सहित जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार होते हुए, तब तट रेखा की लंबाई आप कितनी बताएंगे, 7516.6 किलोमीटर। ये आप तट रेखा की लंबाई बताएंगे। चलिए, अब अगर बात करें कि तट रेखा पे राज्यों की संख्या कितनी है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि तट रेखा में राज्यों की संख्या कितनी आती है, सबसे बड़ी तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं, सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले बात करते हैं तट रेखा पे राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला पड़ता है ये गुजरात, कौन सा हो गया, ये गुजरात है, गुजरात। गुजरात के बाद ये अगला आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अगले पे बात करते हैं गोवा, कौन सा बताएंगे आप, गोवा, गोवा यानी पश्चिमी घाट में ये है। गोवा के बाद अगला आता है कर्नाटक, कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद नीचे सबसे आएगा केरल, केरल, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट में 1 2 3 4 5, इसके साथ साथ तमिलनाडु को भी शामिल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए। अब एक तो इधर हो गए, इसके बाद इधर बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा, ये यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के ऊपर बढ़ेंगे, कौन सा तट रेखा पे राज्य पड़ता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के ऊपर बढ़ेंगे, कौन सा आएगा यहाँ पे, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर कौन सा हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। ये तो भारत की तट रेखा पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने राज्य हैं भारत की तट रेखा पे, कुल 9 राज्य हैं, कुल 9 राज्य हैं। ये संख्या आप याद रखेंगे। इसमें से पश्चिमी घाट कौन सा हो गया, तो पश्चिमी घाट का ये एरिया है और पूर्वी घाट का ये एरिया है। अब इन राज्यों के जो तटों को किन किन नाम से जाना जाता है, जैसे गुजरात, कहाँ पे बात करते हैं, गुजरात और जो है ये महाराष्ट्र के बीच में, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये कौन सा तट है, इसको बोलेंगे काठियावाड़। क्या बोलेंगे, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के बीच में ये कौन सा तट मिलता है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, इसको बोलेंगे कोंकण तट। क्या बोलेंगे, कोंकण तट, कोंकण तट। इसके बाद गोवा और कर्नाटक के बीच में ये कौन सा है, कन्नड़ तट। क्या बताएंगे इसको, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। इसके बाद ये कर्नाटक, ये केरल वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, मालाबार। कौन सा तट हो गया, ये है मालाबार तट है, मालाबार तट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले तट को किस नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे कोरोमंडल तट।
क्या बताएंगे? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसके ऊपर अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश उड़ीसा का, तो ये है उत्कल तट। कौन सा तट है? उत्कल तट या उत्तरी सरकार, उत्कल तट या उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं आप याद रखेंगे, केरल का मालाबार हो गया और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। ये कहा जाए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून प्रवेश करता है, ये मालाबार तट से करता है। ठीक है, केरल कभी कभी ऑप्शन में न दे करके 1 जून को क्या देता है? मालाबार। तो मालाबार तट से जो है भारत में प्रवेश कर जाता है और ऊपर की इसी प्रकार आगे बढ़ता है। अब ये कहा जाए लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु के किस तट पे होती है? कोरोमंडल तट पे। कहाँ पे? कोरोमंडल। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, लौटते हुए मानसून से होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। चलिए अब बात करें सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य देख लिया जाए। 3-4 राज्य सबसे बड़ी तट रेखा वाले राज्यों में सबसे पहला आता है गुजरात। कौन सा आएगा? गुजरात सबसे बड़ी तट रेखा हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे किसकी है? दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। तीसरी बड़ी तट रेखा वाला राज्य हो गया कौन सा? तमिलनाडु। और चौथी जो है बड़ी तट रेखा वाला राज्य हो गया महाराष्ट्र। चौथी बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो सबसे पहला कौन सा? गुजरात सबसे बड़ी तट रेखा, दूसरी है आंध्र प्रदेश की, तीसरी है तमिलनाडु की, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। लेकिन सबसे छोटी तट रेखा की अगर बात किया जाए तो ये आ जाएगा गोवा। ठीक है, इसकी तट रेखा क्या है? सबसे छोटी है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य होगा गोवा। इसको आप याद रखेंगे। अब अगर ये कहा जाए, क्वेश्चन अगला बने कि सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताइए। सबसे बड़ी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार। कौन सा बताएंगे? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे छोटी जो है तट रेखा वाला, सबसे बड़ी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। सबसे छोटी तट रेखा पहले तो थी, किसकी थी? दमन दीव की थी, दमन दीव की थी। लेकिन जो है दमन दीव दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है, तब से जो है सबसे छोटी तट रेखा किसकी हो गई है? ये हो गई लक्षद्वीप की। क्या बताएंगे? सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने तट रेखा के बारे में सारी चीजें बात की हैं। कितने राज्य हैं? सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी मिलती है? द्वीपों से तट रेखा की लंबाई कितनी मिलती है? इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। अगली स्लाइड में आप लोग इसका चित्र भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं, सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, डूरन रेखा ये देखिए यहाँ पर, ये स्लाइड है, इसमें पूरा डिस्कस किया। अब अगर बात कर लिया जाए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, किसके किसके बीच में पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक फिर से एक चित्र बनाते हैं भारत का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ये प्रायद्वीपीय भारत का मैंने हिस्सा बना दिया है ये। अब इसमें देखते हैं, इधर है ये अंडमान निकोबार। कौन सा बताएंगे आप? इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये इधर है बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी। और इधर हो गया अरब सागर। इधर क्या है? ये यहाँ पे मिलेगा अरब सागर, अरेबियन सी है, अरब सागर। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब बंगाल की खाड़ी में ही मिलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। कौन से द्वीप मिलते हैं? अंडमान। तो यहाँ अंडमान के मैंने 4 द्वीप बना दिए, 1 2 3 4, ये हो गए अंडमान के। बाकी निकोबार का 1 2 3, ये हो गए निकोबार के हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला कौन सा पड़ता है, कहाँ पे है? तो सबसे पहला है ये, इसको क्या बोलेंगे? ये तो हो गया अंडमान का। ठीक है, अंडमान का ये हो गया उत्तरी अंडमान। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, अंडमान, उत्तरी अंडमान। नॉर्थ ये है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। कलर थोड़ा चेंज किया जाए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। फिर आएगा कौन सा? इसको बोलेंगे नॉर्थ मिडिल साउथ। ये है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। फिर इसके बाद अगर बात करें दक्षिणी के बाद नॉर्थ मिडिल साउथ, ये है छोटा अंडमान, या इसको कहेंगे लघु अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निकोबार की। निकोबार की बात कर लिया जाए तो निकोबार में सबसे पहला आता है कार निकोबार। कार में बैठ के ग्रेट हो गए, कार में बैठ के लिटिल क्या हो गए? ग्रेट हो गए। कार निकोबार, कार निकोबार। कार निकोबार के बाद में कौन सा आता है? कार में बैठ के लिटिल, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, निकोबार।
वार, लिटिल निकोबार। इसके बाद पड़ता है कौन सा, कार, लिटिल में बैठ के ग्रेट, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसी जो है ग्रेट निकोबार में ही मैंने बताया शुरुआत में कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिलता है कौन सा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट मिलता है। चलिए अब अगर ये बात किया जाए तो ये तो हो गए अंडमान के, ये द्वीप हैं अंडमान के सभी, अंडमान, अंडमान के, और ये 3 हो गए किसके, निकोबार के, निकोबार के हो गए। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है निकोबार के। अब लेकिन इधर भी देख लेते हैं थोड़ा, अरब सागर में, अरब सागर में जो सबसे नीचे इधर ये मालदीव, कौन सा देश है, मालदीव है, मालदीव, मालदीव, मालदीव के ऊपर मिलता है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मालदीव, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय के ऊपर कौन सा ये है, लक्षद्वीप, यहाँ पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अब सारे यहाँ पे चैनल की बात कर लिया जाए। देखिए चैनल और जल संधि है एक ही चीज़, लेकिन जो है ये जल संधियाँ थोड़ी चौड़ी होती हैं, चैनल थोड़ा पतले होते हैं। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। चैनल भी 2 जलीय भागों को आपस में जोड़ते हैं, स्थल वाले को अलग करते हैं। जल संधियाँ भी 2 जलीय भागों को जोड़ती हैं और स्थल वाले भाग को क्या कर देती हैं, अलग करती हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ये किसके किसके बीच पड़ता है, 10 डिग्री चैनल। तो ये सिंपल सा पेपर में आता है अंडमान निकोबार। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट स्थिति देखी जाए तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, कहाँ पे, ये 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कार जो है निकोबार के बीच में पड़ता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार और जो है इंडोनेशिया का यहाँ पे द्वीप स्टार्ट हो जाता है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है, सुमात्रा। तो जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार। क्या बताएंगे आप, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किससे किसके बीच है, ये ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा। यहाँ पे क्वेश्चन बना था, सिविल सेवा में बना था कि भारत का, यानी कि भारत के सबसे नजदीक इसमें से किस देश का हिस्सा पड़ता है, यानी कि ग्रेट निकोबार के समेत, तो आप बताएंगे सुमात्रा। अब अगर बात किया जाए दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप बताएंगे डंकन चैनल। कौन सा है, इसको कहा जाता है डंकन चैनल। क्या बताएंगे, डंकन चैनल। अगर ये कहा जाए कि उत्तरी अंडमान और म्यांमार, ये स्थिति यहाँ पे म्यांमार की हो गई, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में ये कितने डिग्री चैनल पड़ता है, तो यहाँ बताएंगे आप कोको चैनल। क्या है, कोको पास, कोको चैनल, कोको चैनल या कोको पास। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच में। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच पड़ता है, लघु अंडमान कार निकोबार के बीच में। डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बीच में। जो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में है कोको चैनल। इसी उत्तरी अंडमान पे ही जो है अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। कौन सी मिलती है, सैडल पीक, ये पाई जाती है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक याद रखेंगे ये। अब अगर बात किया जाए मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल मिलता है, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री। कितने डिग्री चैनल मिलेगा, ये मिलेगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। इसके बाद अगर ये कहा जाए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो आप बताएंगे 9 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल ये पाया जाता है या मिलता है, 9 डिग्री चैनल। तो ये जो है हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय में कई सारी चीज़ों को पढ़ा है। जैसे सबसे पहले तो जब अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ाई गई थी तो उसमें भारत की लोकेशन पूरा बताया था, आज भी बता दिया है। कर्क रेखा जाती है 82.5, इसका क्या है, ये पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बाकी आप पहली क्लास में आप जरूर देखें, समझे जो है कौन सा अक्षांश देशांतर रेखाएं, हमारी क्लास पढ़ी हुई है, आप PDF में देख सकते हैं डाउनलोड करके उसमें। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पे ये पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है, ये मैप के बारे में बताया है। ठीक है, ये मैप यहाँ पे खुला है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, स्थलीय सीमा वगैरह बताई गई, क्षेत्रफल बताया गया है द्वीपों का, ये सब। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था ये तट रेखा के बारे में, तट रेखा के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है अच्छे से। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद ये है कि तट रेखा के बाद जो है ये बताया गया है कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन चैनल, कोको चैनल कहाँ कहाँ पड़ते हैं। जो क्वेश्चन 8, 9 और 10 डिग्री से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी ग्रेट चैनल के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन सी लाइन है, इनके बारे में भी क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ तक की रखते हैं। बाकी जो है फिर अगली क्लास में हम लोग भारत के दर्रे, पर्वत, पठार इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे।
आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से आप प्रेम बनाए रखिए। अगली क्लास में हम लोग जो है पर्वत, पठार, झीलें, नदियाँ इनको चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।